नमस्कार। सामाजिक सरोकार की तंबाकू मुक्त समाज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले सप्ताह हमने ये जाना था कि क्या जटिलताएं होती हैं तंबाकू या फिर धूम्रपान को छोड़ने के प्रति, और यदि आपके बच्चे तंबाकू चुपचाप खा रहे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो खा रहे हैं या नहीं, और यदि आपके परिवार में एक लती व्यक्ति हिंसा पर उतर आए तो महिलाएं या आप किस प्रकार से डटकर उनका सामना कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से बात करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता से, जो कि राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ कैंसर और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के विशेषज्ञ भी। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, काफी लंबा अंतराल बीत गया है जी। हम लोगों को सबको जागरूक करते रहना कि भाई तंबाकू हानिकारक होती है, इसके हानियों के प्रति सचेत करते रहने की। आखिर ऐसा क्या है कि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ इसके प्रयास करने पड़ रहे हैं, कुछ परिणाम सामने नहीं आए हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं कि एक तो जागरूकता बढ़नी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि भारत जितना बड़ा देश है और जितनी जागरूकता की आवश्यकता है उसमें कमी है जी। और उसको बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं जो कि लागू किए जाने चाहिए। मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा तरीका है कि शहरों पे जो है वो बिलबोर्ड्स हों जिसमें तंबाकू की हानियों के बारे में और उसके छोड़ने के जो लाभ हैं उसके बारे में लोगों को निरंतरता से जानकारी मिलती रहे। अगर ये चीज़ प्रमुख चौराहे पे होती है, जैसा हम देखते हैं कि कई तरह के प्रमोशंस हैं, सरकारी प्रमोशंस भी हैं उसमें, तो जो उस तरह का काम है वो किया जाए तो जन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। परिणाम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहें कि परिणाम नहीं है, परिणाम आ रहे हैं, पर धीरे से आ रहे हैं। अपेक्षा जो है उससे कम आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक जो आंकड़ा हमेशा परेशान करता है वो ये है कि प्रतिदिन भारत में अब जो है वो 2500 लोग तंबाकू जनित रोगों से ही मर जाते हैं। तो जो है वो सोचना पड़ेगा हमें कि हमारे प्रयास जो हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हों, और उसकी आवश्यकता जो है वो निश्चित रूप से ज़्यादा है। जागरूकता की हर जगह आवश्यकता है। जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि भाई तंबाकू के ऊपर जो है कड़े नियम नहीं अभी तक लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से वो निरंतर तंबाकू खाते रहते हैं। हाँ, नियमों में देखिए, नियम हमारे अच्छे हैं पर उसमें जो पेनल्टीज हैं वो छोटी हैं जी। तो वो अफोर्डेबल पेनल्टीज हैं, तो लोगों को लगता है कि अगर कभी पकड़े भी गए तो दे देंगे पेनल्टी। पहली बात तो जो एनफोर्समेंट की थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है उसका असर नहीं दिखता है, और वो भी जो है एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो बड़े बड़े शहरों में ही हुई है, सब जगह नहीं हुई है, और वो कभी कभी होती है मौसमी की तरह, मौसमी बीमारियों की तरह मौसमी एनफोर्समेंट है हमारा। दूसरी समस्या ये है एनफोर्समेंट की कि जो एनफोर्सिंग एजेंसीज, सरकार ने वो दायरा तो बढ़ाया है, पहले से व्यवस्थित भी किया है उस ढांचे को पहले से, और ये 2003 में कानून आया था, 2008 से लगा के अब तक जो है वो काफ़ी कुछ उसमें जो है वो एनफोर्सिंग एजेंसीज का नंबर बढ़ा है। परंतु हो ये रहा है कि एनफोर्सिंग एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप जो वर्क आउटपुट है अगर उसको मेजर नहीं करते हैं, आप वर्क आउटपुट अगर एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं और उसको आप जो है वो असेस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा किसने कितना काम किया। और अगर काम का कोई जो है वो पता ही नहीं लग रहा है तो सब जो है वो आज़ाद हैं। तो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए कि अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए जो है वो कुछ प्रशासनिक तरीके होने चाहिए कि आपको जो है उसके लिए लामबद्ध किया जा सके, आपको उसके लिए थोड़ा सा दंडित भी किया जा सके। मैं सोचता हूँ कानून में ये दोनों चीज़ें आनी आवश्यक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बुजुर्गों का बहुत आदर होता है जी। और कईयों की जो लत है वो वर्षों से पुरानी है जी। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनका सम्मान भी बना रहे और वे अपने परिवार व समाज की भलाई के लिए इसको छोड़ दें? जी, बुजुर्गों का आदर तो किया जाना चाहिए। आदर मैं सोचता हूँ बच्चों का भी किया जाना चाहिए, है ना। बराबरी की बात तो तभी होती है। और दूसरी बात यह है कि बुजुर्ग अगर तंबाकू खा पी रहे हैं तो सचेत तो हो रहे हैं पहले से। अगर हो रहे हैं सचेत तो फिर अपनी आदत को छोड़ने के लिए वो खुद उदाहरण बने, नहीं तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि आदत कैसे छूट सकती है। आदत छोड़ना अब आसान हो गया है। प्रादेशिक सरकार ने जो है वो मेडिकल हेल्पलाइन 104 टोल फ्री नंबर हम बार बार बताते हैं, तो उसको काम में ले सकते हैं। और जो परिवार के अन्य लोग हैं वो जो बुजुर्गों से इस मामले में परेशान हैं, ये कह लीजिए कि भाई उनको देख के छोटे बच्चे भी तंबाकू खाने पीने लगे हैं, तो वो उनको प्रेरित करें कि जो है वो तंबाकू छोड़ने के लिए
104 नंबर पे उनको कॉल कराएं और तो उनको सहायता मिल सकती है, वो सबसे अच्छा तरीका है। और बुजुर्ग जो हैं वो वैसे एग्जाम्पल होते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि बुजुर्ग छोड़ते अधिकतर इसीलिए हैं कि नाती पोते जो हैं उन्होंने कहा है। तो मैं सोचता हूं अब हमारे नाती पोते पहले से ज़्यादा समझदार हैं पिछली पीढ़ी से, तो जो है वो इस बात को बराबर ध्यान रखें कि हमको अपने दादा दादी को, नाना नानी को कहना है कि तंबाकू नहीं खाएं। अगर वो खाते हैं, मुझे याद है कुछ किस्से इस तरह के कि बच्चों को जो है, बच्चे पास में नहीं जाते हैं उनके, या उनको जो है वो उनका मुंह नहीं चूमने देते हैं कि बदबू आती है आप में से, आप दूर बैठो। तो ये चीज जो है वो बड़ों को बहुत खराब लगती है, बुजुर्गों को। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर म्यूचुअल रोल है कि बुजुर्ग नाती पोतों का ध्यान रखें और जो है वो नाती पोते अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वर्षों से तंबाकू विरोधी नारे तो लग रहे हैं, मगर अगर हम अस्पतालों में ही जाएं तो वहीं पर आप देखेंगे वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मी और बाबू हैं या जो लिखा पढ़ी करने वाले लोग हैं, वो लोग ही, उनके मुख ही तंबाकू से भरे हुए रहते हैं। तो यही नहीं, वो लोग इवन रोगियों से पैसे लेते हैं और जाकर उनके लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं कि हमें भी उसमें से मिल जाएगी। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो लोग जो हैं जागरूक हों और उनको इसका एहसास हो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए? देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक तो प्रोफेशनली तो गलत है ऐसा जो हो रहा है, क्योंकि ये दायित्व है स्वास्थ्य कर्मियों का कि वो जो है वो अन्य लोगों को बीमार नहीं होने दें, स्वस्थता की तरफ उनका जो है वो रुख बढ़ाएं। और तंबाकू निश्चित रूप से जो है वो एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में उसे पता होता है कि जहरीला है, नुकसानकारी है, तो उसको जो है वो रोका जाना चाहिए। और सरकार की हमारी कोशिश है, प्रादेशिक सरकार की, कि हमारे जो चिकित्सा स्थल हैं वो सभी तंबाकू मुक्त हों, जैसा कि स्कूलों को किया गया है, विद्यालयों को किया गया है। तो वो वर्तमान में जो सरकार है वो इस बारे में सजग है और इसके लिए जो है वो सर्कुलर्स वगैरह भी निकाले गए हैं। एक बात ये भी है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ये भी सोचा जाना चाहिए कि चिकित्सा कर्मी अगर तंबाकू खुद खा पी रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाए। प्रशासनिक पहल एक तो ये हुई है कि अब जो वर्तमान में कर्मचारी रिक्रूट होंगे वो तंबाकू उपभोगी नहीं होंगे, ये एक तरह से सरकार की पॉलिसी है। बहुत अच्छा। परंतु जो लोग खा रहे हैं उनको एक निश्चित समय दे दिया जाए कि आप इतने समय में इसको छोड़ दीजिए। तो अगर अस्पताल वगैरह जो है वो तंबाकू मुक्त रहते हैं और वहां पर कोई भी तंबाकू नहीं खाता पीता है, एक वातावरण ऐसा मिलता है जो कि तंबाकू मुक्त है, समाज में उस चीज की प्रेरणा अच्छी जाती है। तंबाकू का जो है वो उपचार भी अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिए। अभी समस्या ये है कि ना सरकार में, सरकारी महकमे में, ना प्राइवेट सेक्टर में तंबाकू उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल्स की तरह इस काम को करना चाहिए जिनको, वो नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इंसेंटिव्स नहीं है। फीस जो है वो अलग से आपको ज़्यादा नहीं मिलती है, आपको शायद दूसरे और जो प्रोत्साहन रूप की राशि मिलती है वो नहीं मिलती है, आपका रिकॉग्निशन नहीं होता है। लोग सोचते हैं रोकथाम का काम तो जो है वो कोई भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें चिकित्सा कर्मी अगर काम करता है एक स्पेशलिस्ट की तरह तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हेल्थ सिस्टम में इस टोबैको ट्रीटमेंट को इंटीग्रेट किया जाए कि ये उपलब्ध हो हर जगह। और जो भी डॉक्टर्स हैं अस्पताल में, ये मैंने खुद ने अनुभव किया है कि आपके जो डॉक्टर कर्मी हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो आपको पेशेंट रेफर नहीं करते हैं आप टोबैको ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं तो नहीं करते हैं। मैं सोचता हूँ एथिकली भी गलत है कि एक तंबाकू उपभोगी है, उसको तंबाकू छुड़वाने से उसका रोग जो है वो ठीक होएगा, आप जो उपचार दे रहे हैं उसमें मदद मिलेगी, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सिस्टम की जो है वो कमियां हैं, खामियां हैं, और इसको जो है वो एक हेल्थ सिस्टम के इम्प्रूवमेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये जितना जल्दी आए वो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं आशावान तो हूँ कि आएगा, पर कब आता है ये एक जो है वो चैलेंज है। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि ऐसा जल्दी ही हो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विभागीय पहल की जरूरत है, विभागीय पहल की जरूरत है। हाँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इसमें पहल करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए कि तंबाकू उपचार की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज लोगों को उपलब्ध हो। जी, अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब किसानों की। जी, कई किसान हैं जो दुर्दिन में जी रहे हैं, जैसे कभी सूखा है, कभी अत्यधिक वर्षा है,
तो ऐसा क्या किया जाए कि वो तंबाकू की खेती स्वयं भी ना करें, और अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तंबाकू की खेती में पहल ना करें और जागरूक रहें कि तंबाकू की खेती न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज के लिए बहुत हानिकारक है? इसमें ऐसा है कि एक तो हम सौभाग्यशाली हैं राजस्थान में कि हमारे यहाँ तंबाकू की खेती नहीं होती। जी। अगर होती है तो कहीं एक आध जगह कुछ इस तरह से थोड़े से टुकड़े में होती है। जी। तो राजस्थान में किसान जो है वो तंबाकू की खेती से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, पर जहाँ कहीं और भी हैं देश भर में, और ये बात उठती रहती है कि जो तंबाकू पैदा करने वाला किसान है वो गरीब से गरीब होता जाता है। इसलिए होता है कि तंबाकू की पैदावार में जो उर्वरक की मात्रा है वो ज़्यादा लगती है। निश्चित रूप से कि हर किसान चाहता है कि उसकी पैदावार अच्छी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक काम में लेता है। जब वो काम में लेता है तो वो उसके लिए उधार लेता है। अब जो उधार लेता है और उसकी पैदावार अगर संतोषजनक तरीके से नहीं हुई और हो भी गई, तो उसको अध्ययन ये बताते हैं कि पैसा जो है वो पूरा नहीं मिलता है, तो कर्जे में ही डूबता है। जी। और कर्जे में वो डूबता जाता है बार बार, क्योंकि तंबाकू की खेती हर बार इस इंसेंटिव के साथ करता है कि अगली बार मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो तंबाकू की खेती का फायदा आमतौर पर किसान को नहीं होता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि तंबाकू की खेती करने वाले किसान जो हैं वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे जाएं। सोयाबीन है, सरसों है, गेहूं है, इन पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि ज़्यादा उनको लाभ हो सकता है और वो जो है वो एक जहरीले पदार्थ की खेती करने से भी बच सकते हैं। उनको नुकसान भी होता है शारीरिक रूप से भी कि जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं उनको एक चमड़ी पर सिकनेस हो जाती है, जिसको ग्रीन टोबैको सिकनेस कहते हैं, ग्रीन सिकनेस कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें कि तंबाकू व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बीड़ी बनाने वाले हैं जी। और उनके बारे में निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में तेंदुपत्ता लीव्स जो हमारे ट्राइबल एरिया में ग्रो करती है, बंद होने का था, अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ। तो जो तेंदुपत्ता लीव्स कलेक्ट करते हैं लोग, एक तो वो बहुत ज़्यादा उनको शारीरिक श्रम करना पड़ता है, उसके हिसाब से उनको जो रुपया पैसा मिलता है, अर्निंग होती है, वो बहुत कम है। तो एक एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए इस तेंदुपत्ता की खेती के बारे में कुछ एक आध साल पहले जो है विचार आया था सरकार को कि इसको बंद ही कर दिया जाए, इसकी खेती जो है वो बंद कर दी जाए। तो राजस्थान में तो ये चीज़ जरूरी है। दूसरी चीज़ जो जरूरी है वो बीड़ी व्यवसाय से जुड़ी हुई है कि हमारा जो बीड़ी व्यवसाय है उसमें समस्या ये है अधिकतर की जो है वो इसमें घरों में होती है, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नहीं है जी। इसमें महिलाएं और बच्चे जो हैं वो काम करते हैं ज़्यादा। तो जब महिलाएं और बच्चे इसमें जुट जाते हैं तो घर की व्यवस्था सारी चौपट हो जाती है, क्योंकि घर में जो है वो फिर सभी लोग उसी काम में लगे हुए हैं क्योंकि लगता है अर्निंग ज़्यादा हो। परंतु ये एक जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कि आपने प्रतिदिन इतनी बीड़ी बना के देनी है, आपने नहीं दी, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपका पैसा कट जाएगा, पैसा आपको समय पे नहीं मिलेगा। घर में औरतें और बच्चे काम कर रहे हैं पर पैसा जो है वो सिर्फ औरतों को ही मिलेगा। फिर घर भर में जो है वो तंबाकू की जो डस्ट है वो सर्कुलेट करती रहती है, तो हर कोई जो है वो उससे इनहेल करके उसको इनहेल करता है तो बीमार होता है। तो उसको सांस की बीमारियां होती है, फेफड़ों की होती है, कानों की होती है। तो काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं व्यावसायिक रूप से, और इसीलिए सोचा यही जाता है और किया भी जाना चाहिए कि आप जो है वो तंबाकू व्यवसाय से दूसरा व्यवसाय चुनें। अब घरों में ऐसा क्या व्यवसाय कर सकते हैं, तो आप पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, ऐसे कई सारे घरेलू व्यवसाय हैं जिनको लिया जा सकता है, और इस बारे में जो है वो पहल की जानी चाहिए सामाजिक तरीके से भी, सामाजिक विभाग के द्वारा भी। और वही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि प्रशासन एवं फैक्ट्री चलाने वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि कम से कम इस तरह के जो नुकसान है वो ना हो। देखिए, फैक्ट्री चलाने वाला जो है वो व्यवसायी है तो वो तो अपना लाभ देखता है जी। और क्योंकि बीड़ी उद्योग के बारे में विशेषकर ये है कि जो मशीन मैन्युफैक्चर्ड बीड़ी है उस पर तो टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है जी। पर जो हैंडमेड बीड़ी है उस पर टैक्स नहीं है, उस पर रिबेट मिल रहा है। तो बीड़ी व्यवसायी जो है वो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री को ही प्रेफर करता है। तो यहाँ पर उस मैन्युफैक्चरर का रोल इस तरह से नहीं आता है। ये हमारी पॉलिसी की कमी की बात है और हम ये कह रहे हैं सरकार को कि आप हैंडमेड बीड़ी को बंद कर दीजिए, आप मशीन मेड जो बीड़ी है उसी को बनाइए और उसी पे जो है वो टैक्स लगाइए। टैक्स जो लगाएं वो इतना लगाइए कि सिगरेटों के बराबर हो टैक्स, ताकि जो है वो बीड़ी पीना लोगों का कम हो सके।
ये आवश्यक है। बीड़ी बनाना भी जो है वो कम हो सके। जी। बीड़ी व्यवसाय में कम परिवार रहेंगे तो वो कुछ और काम करेंगे जो स्वस्थता के लिए भी अच्छा रहेगा, जी। उनकी जीविका के लिए भी अच्छा रहेगा। जी। हमारे देश में तंबाकू जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। किराने वाले इसे बेचेंगे या परचून की दुकान, पान वाले वो इसको बेचेंगे, बैन लगने के बाद भी हाँ। वो इसको बेचते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसा ना हो? क्या उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है? इसके कारण क्या है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अजीब बात है कि तंबाकू हर कहीं बिकता है ना। जी। कपड़े की दुकान है तो कपड़ा ही बिकेगा, या किराना की दुकान है तो किराने की दुकान पे तंबाकू क्यों बिकता है, ये सोचें हम तो इसमें ये लगता है कि जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो काफ़ी है, और वो प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो जब नया प्रोडक्ट बाजार में आता है, और हर तंबाकू उद्योग हर 2-3 महीने में एक नया प्रोडक्ट लाता है, तो जो नया प्रोडक्ट लाता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है, इसलिए तंबाकू हर दुकान पे बिकने लगा है। पहले जो जहाँ पर एक तंबाकू वाला पान सिर्फ पान वाले की दुकान पे मिलता था, बीड़ी सिगरेट भी वहीं मिलता था, अब सब जगह मिलने लगा है क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आ गई। तो कुछ लोगों ने इसको जो है वो अन्य व्यवसाय के साथ जोड़ लिया, किराना मर्चेंट वालों ने जोड़ लिया। जी। ये जो कोको कोला, पेप्सी, अन्य रेडीमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पेप्सी, कुरकुरे वगैरह, इनके साथ भी जो है वो ये जी। रख लेते हैं वहाँ पर तंबाकू, लड़ी है, आपको जब चाहिए तब लेके दे दिया। जी बिल्कुल। तो तंबाकू का रिटेलरशिप जो है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसको लाइसेंस कर दिया जाए। जी। अभी तक जो ये फूड आइटम माना जा रहा है, पर क्योंकि ये जहरीला पदार्थ है, हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जिस फूड प्रोडक्ट में निकोटीन है उसको जो है वो उसका बेचान नहीं होना चाहिए, तो इसको लाइसेंस प्रोडक्ट की तरह कर दें जी। तो फिर ये सब जगह बिकना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को हम सारी जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार छोटी छोटी ये जो बातें हैं जो बहुत ही आम सी दिखती हैं, ये समाज को तंबाकू मुक्त होने में बहुत ही खास भूमिका निभा सकती हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे इसी के बारे में, और हम लोग मुलाकात करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता से एक बार फिर से। अगर आप लोग तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं तो निशुल्क सरकारी सेवा 104 पर तुरंत ही संपर्क करें। अगर आप डॉक्टर साहब से परामर्श करना चाहते हैं तो संपर्क करें rakeshsa@gmail.com, और उनका नंबर है 093516243113। तो अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।